नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जेपीएससी से संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए सारे कंटेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो तैयारी है आरआरबी वो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी वहाँ पे एक्ट है वो सारे के सारे। तो आज हम जिस एक्ट को पढ़ने वाले हैं वो है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। यह अधिनियम 1972 का है। तो चलिए देखते हैं ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट 1972 को। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या है इसके। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको लाने के पीछे जो है वो सरकार की मंशा क्या रही थी, गवर्नमेंट चाहती क्या थी, क्या इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो सबसे पहले सेवा समाप्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। सेवा समाप्ति किन परिस्थितियों में सेवा समाप्ति होती है, ये या तो रिटायर होता है आदमी या फिर सुपर एनुएशन। दोनों बातें थोड़ी थोड़ी अलग है, बातें बारे में फिर से हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये दो कंडीशन है, रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन, दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग है। तो कुल मिला के यहाँ होता है कि सेवा जब आपकी समाप्त हो रही होती है तब आर्थिक सहायता कुछ मिलती है। ये आर्थिक सहायता आपको क्यों मिलती है, क्योंकि आपने लंबे समय तक उस कंपनी को अपना टाइम दिया है, कंपनी को या गवर्नमेंट को जो भी कहिए उसे आपने अपना समय दिया है। कर्मचारी की लंबे समय की सेवा को मान्यता देना इसका लक्ष्य होता है। आप 10 साल या 20 साल इस तरीके से एक अपनी लंबी समय देते हैं, अपना पूरा जवानी इसे देते हैं, तो ये आपको कुछ देता है, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए भी है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का ही ये एक पार्ट है। तो इसका उद्देश्य हम समझ गए कि सामाजिक सुरक्षा, लागू क्षेत्र एप्लीकेबिलिटी ये क्या होता है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होता है। सभी प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हो। अगर पूछे कर्मचारी के केस में, कर्मचारी तो इसमें क्या होता है, 10 या अधिक। 9 है तो लागू नहीं होगा, 11 है लागू होगा, 10 है तब भी लागू होगा। एक ही बार लागू होने के बाद हमेशा लागू रहता है। एक बार अगर ये सर्विस चालू हो गया तो ये सदैव चालू ही रहेगा। परिभाषाएं, सेक्शन 2 क्या कहता है, ये डेफिनेशन बताता है परिभाषा। और परिभाषा में हम किन किन चीजों को देखते हैं, किसकी किसकी परिभाषा यहाँ पर दी जाती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सरकार, सरकार की बात होती है कि सरकार कौन होगा। ये सरकार केंद्र सरकार भी हो सकता है, केंद्र, राज्य या फिर स्थानीय, जितने प्रकार की सरकार होती है सभी इसमें शामिल है। एम्प्लॉय यानी कि श्रमिक की परिभाषा। वेजेस, बेसिक प्लस डीए, डीए यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता। कॉन्टिन्यूस सर्विस, इस सर्विस के बारे में बताता है। ये यहाँ पर हर चीज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। डेफिनेशन में क्या क्या बताया गया है, आपको किन किन कंडीशंस को देखना है डेफिनेशन के अंदर। तो डेफिनेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय किसे कहते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है वो कौन होगी। वेजेस क्या होंगे, वेजेस किसको कहेंगे ये बताया गया है। और कॉन्टिन्यूस सर्विस जो है, कॉन्टिन्यूस सर्विस ये एक टर्म है जो बहुत ही आवश्यक है, तो इसको भी इसमें डिफाइन किया गया है कि कॉन्टिन्यूस सर्विस आप किसे कहेंगे। इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये से बताया गया है कि सेक्शन 2 के बारे में अगर पूछा जाता है कि डेफिनेशन कहाँ है, तो सेक्शन 2 के अंदर। अगर एम्प्लॉय को डिफाइन कहा गया है, कहा किया गया है, तो सेक्शन 2 कहेंगे। या फिर वेजेस को डिफाइन कहा गया है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 जितना भी डेफिनेशन वाला पार्ट है वो सेक्शन 2 के अंदर है। नियंत्रक पदाधिकारी यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है, जैसे कि
एक कोई कारखाना है, कारखाना, तो यहाँ का कंट्रोलिंग पदाधिकारी कौन होता है? आपका प्रबंधक, यानी कि प्रबंधक, मैनेजर जिसे कहते हैं। यहाँ का जो मालिक है, ऑनर, वो यहाँ का नियंत्रित पदाधिकारी नहीं होता है। नियंत्रित पदाधिकारी होता है मैनेजर। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, अधिनियम के अनुपालन की निगरानी करता है। भुगतान का प्रावधान, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये कैसे कैसे दिया जाता है? पात्रता इसके लिए क्या है? एलिजिबिलिटी, न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा। यहाँ देखिए कंटिन्यूअस सर्विस यहाँ चीज आ रहा है, कंटिन्यूअस सर्विस। ये कितना होना चाहिए? 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स, इससे ज्यादा हो लेकिन 5 इयर्स कम से कम हो। मृत्यु, विकलांगता पर अपवाद, यदि किसी व्यक्ति की 1 ईयर की सर्विस हुई, उसके बाद इसका डेथ हो गया, तो ये अपवाद है, इसे उस स्थिति में ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। लेकिन आदमी जैसे जीवित है तो कंटिन्यूअस 5 ईयर का सर्विस रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में 5 साल का सर्विस जरूरी नहीं है, उसके बाद 1 दिन का सर्विस हो या 1 साल का सर्विस हो, उसके अनुपात में उसे ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है। गणना कैसे करते हैं? बेसिक प्लस डीए गुना 15 गुना सेवा वर्ष भागाकार 26। ये 26 ये दिन मान के चलते हैं, 26 डेज, ये 30 डेज मानते हैं एवरेज, जो माह में दिन होता है, माह में औसत दिन ये माना जाता है 30। इसमें से जब हम 4 संडे निकाल देते हैं तो ये एवरेज डे हो जाता है 26। तो महीना का एवरेज डे 26 होता है। इसका गणना क्या करते हैं? बेसिक प्लस डीए 15 गुना सेवा वर्ष, यानी कि सेवा अगर 10 साल का है तो 10 और 20 का है तो 20, भागा कर देंगे इसे, 26 डेज होता है इसलिए 26 से। अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए की है। अगर ये आफ्टर कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको 25 लाख आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, तो इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा? 20 लाख, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्स टू मैक्स आपको 20 लाख तक ही मिल सकता है 2025 के अकॉर्डिंग। और अगर आपका जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो अगर 10 लाख बन रहा है तो आपको 10 लाख मिलेगा, मतलब अधिकतम आपको 20 लाख रुपए तक ही मिलता है। अनुशासनात्मक आधार पर ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। अगर कोई पनिशमेंट है, तो उस आधार पर रोका जा सकता है। और ये रोका जा सकता है, इसको डिफाइन कौन करता है? तो इसका जो सेक्शन 4(6) है ये बताता है कि क्यों इसे रोका जा सकता है और इसके रोकने की प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 4(a), बीमा द्वारा भुगतान, प्रतिष्ठानों को अनिवार्य बीमा लेना होगा। ग्रेच्युटी भुगतान में सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये बीमा यानी कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का पेमेंट। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये छूट के बारे में बताता है, एग्जेम्पशन के बारे में। तो ये देखते हैं, यदि संस्था अधिक लाभ देती है तो सरकार छूट दे सकती है। कोई सरकार, कोई जैसे प्राइवेट संस्था है, ये सैलरी ज्यादा देती है, सैलरी अच्छा देती है और भी सर्विसेज देती है, जो कि अपने एम्प्लॉई है उनका पूरा ख्याल रखती है। उस स्थिति में क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसको सेक्शन 2 में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सेक्शन 2 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इसे छूट दे सकता है ग्रेच्युटी से, अगर चाहे तो। किसी कंपनी को, कोई भी ये कंपनी हो सकता है, लेकिन कंपनी कब छूट देगी उस संस्था को? जब लगे कि ये अपने स्टाफ के वेलफेयर के लिए और भी काम, स्टाफ के वेलफेयर के लिए और भी काम कर रही है। इस स्थिति में उसे सेक्शन 6 जो है ये नॉमिनेशन के बारे में बताता है।
नॉमिनेशन यानी कि नामिती जो होता है वो नॉमिनी का इसमें नाम डाला जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय है, इसकी वाइफ है, ये क्या है, ये नॉमिनी है, नॉमिनी। एम्प्लॉय मान के चलते हैं कोई ए नाम का कर्मचारी है, ये 1 ईयर की सर्विस देता है, इसके बाद इसकी हो जाती है डेथ। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वह है 5 इयर्स, 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, लेकिन ये यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू नहीं होगा क्योंकि ये डेथ का केस है, तो डेथ के केस में ये लागू होना जरूरी नहीं है। तो इसमें जो इसकी नॉमिनी है उसको इसका जो भी पैसा होगा वो कर्मचारी का उसके बिहाफ में इसको दिया जाएगा। अब नॉमिनी में कौन कौन से लोग होते हैं, 1 वर्ष की सेवा के बाद ये नॉमिनी डालना अनिवार्य हो जाता है। कम से कम परिवार के सदस्य को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाता है। प्रायोरिटी किसे देते हैं, फैमिली मेंबर्स को, फैमिली मेंबर। और ये प्रायोरिटी की बात नहीं, ये फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जिन्हें इस तरीके से नॉमिनेट किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि नॉमिनी में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, कौन से लोग होते हैं फैमिली के जो परिवार के सदस्य होते हैं। जनरली ब्लड रिलेशन की बात की जाती है, जो ब्लड रिलेशन में है। तो अब समझते हैं कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन से लोग हैं। जैसे फादर या मदर, ये होते हैं। इसके साथ सन या डॉटर, या फिर आपका ब्रदर सिस्टर को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और यदि वो पर्सन जो है वो मैरिड है तो उसकी वाइफ, और जाहिर सी बात है सन या डॉटर भी तभी आएंगे जब वो मैरिड होगा। कभी कभी बिना मैरिड के भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। वाइफ होगी तभी सन या डॉटर होगा। तो जनरली देखा जाता है कि विवाहित है तो पत्नी का नाम नॉमिनी में होता है, नहीं तो माता पिता का, और पत्नी के दिवंगत होने के पश्चात ही सन या डॉटर का ऐसा नाम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये डेथ हो जाती है कर्मचारी की तो इसका पैसा किसको मिलता है, नॉमिनी को। नॉमिनी में किसे रखा जाता है, निकट संबंधियों को। सेक्शन 7 ये दावा, भुगतान और विवाद यानी कि डिस्प्यूट के बारे में बताता है। डिस्प्यूट, अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भुगतान यानी कि पेमेंट कैसे होगा, और ये दावा यानी कि क्लेम। पहले क्लेम होगा फिर पेमेंट होगा, तो पेमेंट हो जाने के बाद अगर कोई विवाद होता है तो इसके संदर्भ में जानकारी देता है धारा यानी कि सेक्शन 7। आवेदन 30 दिन के अंदर करिए, भुगतान 30 दिन में। देरी पर 10% का ब्याज मिलेगा। ब्याज कौन देगा, जो भी संबंधित कंपनी है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, वो सरकार है या प्राइवेट है, जो भी है। विवाद के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये जो निपटाता है विवाद, डिस्प्यूट अगर हो जाता है, या तो कम मिला ग्रेचुइटी ये हो सकता है, या फिर समय ज्यादा लगा। विवाद इसी तरह का होता है, या तो कम समय, मतलब ज्यादा समय ले लिया, या पैसे कम मिले, ये विवाद का कारण हो सकता है। सेक्शन 8 वसूली का अधिकार, भुगतान न करने पर कलेक्टर के माध्यम से भी वसूली की जा सकती है। अगर जो पेमेंट है, पेमेंट ये कौन देता है, ये मान के चलते हैं ये नाम की कोई कंपनी है, भुगतान इसे देना है, ये देगी जेड नाम का एम्प्लॉई। ये 30 दिन
अप्लाई किया हो गया, उसके बाद पैसा मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ये कलेक्टर के पास अपील करेगा अपना पैसा निकलवाने के लिए। तो उस स्थिति में कलेक्टर बीच में आते हैं और उसके माध्यम से वसूली की जाती है, वसूली की जा सकती है। वसूली की जा तो सकती है, लेकिन कैसे, ये सेक्शन 8 ये बताएगा वसूली का अधिकार कैसे है। सेक्शन 8। सेक्शन 9 जो है वो दंड यानी कि पेनाल्टी के बारे में बात करता है। सेक्शन 9 10,000 जुर्माना या 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा। गलत जानकारी देना यहाँ पे अपराध माना गया है। सजा की फाइन कितना हो सकता है, 10,000 तक फाइन हो सकता है। और या सजा कितनी हो सकती है, 6 माह से 1 वर्ष। 1 वर्ष। गलत जानकारी मिस इन्फॉर्मेशन देना अपराध है। सेक्शन 10 अभियोजन की स्वीकृति यानी कि कॉग्निजेंस इसमें लिया जा सकता है। कोर्ट में मामला कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अनुमति से ही चल सकता है। सेक्शन 11 जो है वो संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन की बात करता है। अधिकारी ईमानदारी से कार्य करे तो दंड से संरक्षित है। ये अधिकारी जो है ईमानदारी से काम करेंगे, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्शन भी है कि किसी तरीके से कोई समस्या अधिकारी को फेस नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 12 वेतन की सुरक्षा बताता है। सेक्शन 12 कहता है ग्रेच्युटी की राशि को जब्त या संलग्न नहीं किया जा सकता है, यह कर्मचारी का अधिकार है। संलग्न नहीं किया जा सकता, ये किस तरीके से किया जाता है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया था, लोन लिया 10 लाख का, ये लिया बैंक से। बैंक ने किस बेस पर दिया कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये देखकर बैंक ने आपको ऋण दिया। अब आप लोन नहीं चुका रहे, लोन नहीं चुका रहे चाहे किसी भी तरीके से, या तो आपको इंटेंशन ही नहीं है चुकाने का, या तो आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति में बैंक रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट से कि ये जो 10 लाख रुपए इन्हें ग्रेचुइटी में 20 लाख रुपया मिल रहा है, इसमें से 10 लाख रुपया हमको दे दो, इनका उधारी है हमारे पास। यह नहीं हो सकता। वो 20 लाख रुपया उन्हें मिलेगा, चुकाना नहीं चुकाना उसकी समस्या है। तो ये क्या है, ये सुरक्षा है, सिक्योरिटी है कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, आपका पैसा आप ही को मिलेगा किसी भी स्थिति में। प्रायोरिटी क्या है, दिवालियापन में ग्रेच्युइटी का भुगतान प्राथमिकता में। अगर आपके पास पैसे की तंगी आ गई, पैसे की तंगी है, किसी तरीके का कोई काम है, तो उस स्थिति में आपको प्रायोरिटी बेस पे पैसा दिया जाएगा। सेक्शन 14 अधिनियम की प्रधानता के बारे में बताता है। अन्य किसी भी अनुबंध नियम से ऊपर प्रभावी होगा। और भी कोई भी नियम अगर इसके आसपास रहता है कि कोई इस तरीके का काम चलाओ नियम रहता है, लेकिन ये जो नियम है और ये जो भी एग्रीमेंट है वो ग्रेच्युइटी को ब्रीच नहीं कर सकता। ग्रेच्युइटी का जो आप कहिए लिखित या अलिखित जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप कोई भी दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच नहीं कर सकता। सेक्शन 15 ये आखिरी सेक्शन है, नियम बनाने की शक्ति, यानी कि जो नियम बनाना है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये जब एक्ट बना 1972 में, तो इसमें एक सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 15, और इसमें लिख क्या दिया गया
कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा उसके पास शक्ति होगी। क्या शक्ति होगी? इस नियम को बनाने, बदलने, लागू करने, मॉडिफाई करने, सभी प्रकार की शक्ति होगी। ये शक्ति किसके अंदर होगी? ये शक्ति होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगा उस सरकार के पास। यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य में, सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर कुछ हो नियम बन रहा है तो लोकल गवर्नमेंट इसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कही जाती है। कंक्लूजन यह है कि कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक विदाई का प्रावधान है कि जब आप रिटायरमेंट के टाइम आप जा रहे हैं तो हमारी ओर से कुछ खर्चा पानी लेते जाइए, यही विदाई का व्यवस्था है। सेवा सुरक्षा और वित्तीय स्थायित्व भी इसमें देखने को मिलता है। सर्विस आपका सुरक्षित है, वित्तीय यानी कि आपके पास कुछ पैसे मिल जाते हैं। यह अधिनियम श्रमिकों के हित में सशक्त कानून है। श्रमिकों के लिए ये सोशल वेलफेयर के लिए एक कानून है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे और भी जो भी सारे एक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जेपीएससी से रिलेटेड कंटेंट निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।